थर्मोडायनेमिक्स के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे मिनिमम। यहां से कंप्लीट रिवीजन करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का। देखो थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन आता है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगी? जो मास से इंडिपेंडेंट होती है, और एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करती है। मास पे कौन डिपेंड करता है? एग्जांपल पूछा जाता है आपको, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं सारी एक्सटेंसिव होती है। याद रख लेना, ई से एनर्जी, ई से एक्सटेंसिव, ठीक है। जैसे इंटरनल एनर्जी होगी, एंथैल्पी हो गई, एंट्रोपी हो गई, गिब्स फ्री एनर्जी होगी, रेजिस्टेंस हो गया, हीट कैपेसिटी। ध्यान रखना हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है। अगर मोलर या स्पेसिफिक वर्ड आ जाए, किलोजूल पर मोल या पर किलोग्राम में हो, ठीक है, मोलर हो या स्पेसिफिक वर्ड आ जाए तब वो इंटेंसिव हो जाती है। ध्यान रखना, मोलर कहीं पे किसी के भी आगे मोलर पर मोलर स्पेसिफिक हो जाए तो वो इंटेंसिव हो जाती है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट ऑफ मास रहती है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर। भाई आप 1 लीटर वाटर लो और 1 लो 2 लीटर वाटर, दोनों का टेम्परेचर क्या 2 लीटर में अलग हो जाएगा क्या? नहीं ना। तो डेंसिटी सेम रहेगी, मोलर मास। ईएमएफ ऑफ सेल ये पूछा जाता है। ईएमएफ ऑफ सेल इंटेंसिव है। मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटेंसिव है, ध्यान रखना। एक्सटेंसिव को एक्सटेंसिव से डिवाइड करते हैं तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये बात होगी। नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन। जो भी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं। दूसरा पाथ फंक्शन पाथ पे डिपेंड करते हैं। आपके एनसीईआरटी में ऐसे याद रखो, वर्क और हीट पाथ फंक्शन है। वर्क और हीट के अलावा जो भी आ रहे हैं ना, फिर आप उनको स्टेट फंक्शन में भेज दोगे, ठीक है। ओके, वर्क और हीट याद रखना। डब्ल्यू क्यू किसमें है? पाथ फंक्शन। एक आपको अब आ जाते हैं जो प्रोसेस है उनपे। डेल्टा पी मतलब प्रेशर चेंज जीरो है, आइसोबारिक। डेल्टा वी जीरो है मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस। डेल्टा टी जीरो है मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस। और क्यू जीरो मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस। अब आपको ये तो पता चल गया भाई, डेल्टा पी है तो जीरो है तो आइसोबारिक है, ये सिंपल है। डेल्टा वी जीरो है, ये हो गया आइसोकोरिक। अब सर डेल्टा टी इन दोनों में कैसे देखिए, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में स्लोप से देखोगे। जो आइसोथर्मल है उसकी स्लोप माइनस पी बाई वी होती है, कम होती है, और ज्यादा स्लोप होती है एडियाबेटिक की, क्योंकि माइनस ये गामा से और मल्टीप्लाई हो जाती है एडियाबेटिक में, ठीक है। एडियाबेटिक में जो एंट्रोपी है वो सेम रहेगी। ओके, इतनी बात होगी। तो ये स्लोप का ध्यान रखना, यहाँ पे पीवी ग्राफ है ये, है ना। इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए बात करूं मैं, तो आइडियल गैस के लिए ये टेम्परेचर का फंक्शन होती है। जैसे टेम्परेचर में चेंज करोगे इंटरनल एनर्जी में चेंज हो जाएगा। कोई रिएक्शन हो तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रही है, आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज पूछे तो प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी कर दोगे। एक कन्वर्जन है, ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन में काम आएगा, न्यूमेरिकल में बहुत काम आता है। 1 लीटर एटीएम होता है 101.3 जूल, है ना। इसको 100 के लगभग मान लेते हैं जनरली, है ना। 100 के लगभग लेके कैलकुलेशन कर दो। 1 लीटर एटीएम, कई बार क्वेश्चन में जूल में दिया हुआ होता है और लीटर एटीएम में आंसर पूछा, कई बार लीटर एटीएम में देके जूल में आंसर पूछ ले, तो ये कन्वर्जन ध्यान रखना, है ना। ओके, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, साइक्लिक प्रोसेस। किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में जो आपके ये स्टेट फंक्शन बताए ना, वो उनका चेंज क्या होगा? जीरो होगा हमेशा। यानी इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो, डेल्टा एच में चेंज जीरो, डेल्टा पी में चेंज जीरो, डेल्टा वी में चेंज जीरो, है ना। पर वर्क में और हीट में साइक्लिक प्रोसेस में चेंज जीरो नहीं होता, क्योंकि ये पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन में जीरो हो जाएगा। क्लियर बात? ओके सर, इतना हो गया। अब चलते हैं वर्क पे। वर्क के फॉर्मूला क्या होगा? वर्क बराबर पी एक्सटर्नल नेगेटिव में इंटू वी। एक तो ये हो गया। दूसरा माइनस डेल्टा एनजीआरटी। तीसरा हो गया माइनस एन आर डेल्टा टी। अब डेल्टा एनजी कैसे निकाल सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए, वो इंपॉर्टेंट है, आपकी केमिकल इक्विलिब्रियम में भी काम आएगी, इलेक्ट्रो में भी डेल्टा एनजी काम आती है ना, गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। तो डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जो गैसियस मोल है प्रोडक्ट के, उनमें से गैसियस मोल रिएक्टेंट के माइनस करना है। ध्यान रखना गैसियस मोल ही होने चाहिए, गैसियस, गैसियस, सॉलिड में नहीं, लिक्विड में नहीं, ध्यान रखना गैसियस। ओके, डेल्टा एनजी निकालोगे, यहां पे एन क्या है? वही मोल है, आर है गैस कांस्टेंट, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज, ठीक है। ओके, ये हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखो फिजिक्स के हिसाब से मत करो इसको, यहां के हिसाब से याद रखो, ठीक है, केमिस्ट्री के हिसाब से। डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ओके, रट लो भाई, क्वेश्चन आता है इससे, है ना। एंथैल्पी, एंथैल्पी कैसे निकालोगे? डेल्टा एच, ये क्या है? एंथैल्पी चेंज है। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल्टा एनजी आरटी, यानी वर्क हो गया। तो डेल्टा एच आप कैसे निकाल सकते हो? डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी आरटी। अब डेल्टा एनजी आरटी को आप देखो माइनस एन आर डेल्टा टी से भी चेंज कर सकते हो। ओके, अब आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी होता है डेल्टा क्यू बटा डेल्टा टी, हीट में चेंज बटा टेम्परेचर चेंज, इससे निकालोगे हीट कैपेसिटी। अगर मोलर हीट कैपेसिटी पूछे तो हीट कैपेसिटी में मोल का डिवाइड कर दो तो मोलर हीट कैपेसिटी आ जाएगी, यानी हीट कैपेसिटी में एन यानी मोल से डिवाइड कर दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी आ गई। अब एक आता है आपका डेल्टा यू और डेल्टा एच। इंटरनल एनर्जी किस पे? कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और एंथैल्पी चेंज किस पे? कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सीवी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी होता है, ध्यान रखना। तो डेल्टा यू बराबर एन सीवीएम इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा एच बराबर होता है एन सीपीएम इंटू डेल्टा टी। अब सीपी, ये जो सीवीएम क्या है भाई? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और सीपीएम क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर बात? ओके,
सीपीएम माइनस सीपीएम होता है आर, ये सबको पता है। ओके, दूसरा एक रिलेशन होता है गामा इज इक्वल टू सीपीएम बटा सीवीएम, ठीक है, सीपी बटा सीवी जनरली बोलते हैं। एम का मतलब एम लगा रहा हूं तो मतलब समझ जाओ कि मोलर हीट कैपेसिटी के बारे में बोल रहा हूं मैं। ओके, ये याद रहना चाहिए, सीपी माइनस सीवी बराबर आर याद रहना चाहिए, मेरे रिलेशंस वगैरह ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। अब गामा की वैल्यू सर, गामा की वैल्यू आप याद रख लो मोनो के लिए, डाई के लिए और पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है। मोनो एटॉमिक के लिए गामा होता है 5/3 जो होता है 1.66, डाई एटॉमिक के लिए 7/5 होता है 1.4, पॉलीएटॉमिक के लिए 4/3 1.33, ठीक है। अब डाई एटॉमिक ट्राई एटॉमिक आ जाए है ना, तो उसके लिए भी पॉलीएटॉमिक ही लगाओगे, ठीक है, तो 2 से ज्यादा है उसमें लगा देना। सीपी होता है, अब देखो सीपी गामा क्या होता है, सीपी बटा सीवी होता है ना, तो यहां से आप सीपी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 5 ले लो, इसमें 7 ले लो, इसमें 4 ले लो, देखो 5/2 आर, 7/2 आर, 4 आर, ठीक है। अब सीवी नीचे आ रहा है, यहां पे नीचे देखो 3 है 5 है 3 है, तो 3/2 5/2, ठीक है। इन दोनों में तो 2 करना है और इसमें तो 3 और आर कर देना है, ठीक है, क्लियर बात। तो ये गामा की वैल्यू भी याद, भाई क्वेश्चन अटक जाता है कई बार न्यूमेरिकल तुम इसी वजह से अटका देते हो कि तुम्हें गामा की वैल्यू पता नहीं है, सीपी की वैल्यू पता नहीं है, सीवी की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन एवरेज सीपी का मिक्सचर कैसे दिया हुआ, क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 2 मिक्सचर है, उनका एवरेज सीपी निकालना है मिक्सचर का, ठीक है, दो का देके एक मिक्सचर का पूछ ले, ठीक है। तो एवरेज सीपी मिक्सचर कैसे निकालोगे, N1 यानी 1 के मोल और उसका सीपी प्लस N2 इंटू CP2 बटा N1 प्लस N2 कर दोगे, एवरेज सीपी मिक्सचर का निकल जाएगा। सीवी कैसे निकालोगे, एवरेज N1 CV1 प्लस N2 CV2 बटा N1 प्लस N2 ऐसे निकाल दोगे। पर गामा मिक्सचर ऐसे मत निकाल देना तुम, गामा 1 N1 प्लस गामा 2 N2 बटा N1 प्लस N2, ये रॉन्ग हो जाएगा, ऐसे गामा नहीं निकलता। गामा निकालना है तो सीपी मिक्सचर बटा सीवी मिक्सचर करना है, एवरेज ध्यान रखना, ये वैलिड होगा ये वैलिड नहीं होगा। ओके, ऐसे इस तरीके से गामा मत निकाल देना, सीपी मिक्सचर निकालो फिर सीवी मिक्सचर फिर एवरेज मिक्सचर का आपका गामा निकल के आएगा। ओके, आइसोथर्मल में वर्क अपन बात करें तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल में वर्क का फॉर्मूला होता है W बराबर माइनस 2.303 nRT log V2/V1। अब यहां पे जो V2/V1 है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, P1/P2 भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना ना, V2/V1 को P1/P2 से रिप्लेस कर सकते हैं। अरे क्यों, PV बराबर कांस्टेंट उससे कर सकते हैं ना। ओके, ये बात हो गई। इरिवर्सिबल में वर्क कैसे निकालोगे, W बराबर माइनस P एक्शनल इंटू डेल्टा V, क्लियर बात। ओके सर, एडियाबेटिक प्रोसेस में Q होता है 0, Q 0 होगा तो मैंने अभी बताया फर्स्ट लॉ, जो फ्लोट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U बराबर Q प्लस W। अगर यहां पे Q 0 है, Q अगर 0 हो गया तो डेल्टा U बराबर W हो गया ना, ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस में याद रखना। अब तो W बराबर डेल्टा U, डेल्टा U मैंने अभी क्या बताया, इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या होता है, NCVM डेल्टा T, तो NCVM डेल्टा T हो गया। अब CV की वैल्यू क्या रखेंगे, CV होता है R अपॉन गामा माइनस 1, CV की वैल्यू रख दो R अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। अगर CV की वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1 रखें अपन यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, NR गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा T, तो यहां से ये वर्क निकल के आ जाएगा आपका, ठीक है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको ये भी याद रखना है, PV की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, TB की पावर गामा माइनस 1 बराबर कांस्टेंट और TP की पावर 1 माइनस गामा अपॉन गामा बराबर कांस्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा G बराबर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ठीक है। यहां से इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो डेल्टा G 0 होगा और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमेशा डेल्टा G की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो इक्विलिब्रियम पर आपको टेम्परेचर फाइंड आउट करना पूछे तो आप क्या कर सकते हो, डेल्टा G को 0 रखोगे तो T बराबर डेल्टा H अपॉन डेल्टा S आ जाएगा निकल के, ठीक है। ये चीज गिब्स फ्री एनर्जी की याद हो गई। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि डेल्टा S टोटल है, डेल्टा S टोटल का क्या मतलब होगा कि जो सराउंडिंग है और सिस्टम है दोनों की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी, यानी टोटल योग पॉजिटिव होगा, डेल्टा S टोटल पॉजिटिव होगा। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है कि किसी भी परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए जो एंट्रोपी है वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे 0 होगी, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कौन सा है, 0 डिग्री केल्विन, 0 केल्विन है ना, और माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये थर्ड लॉ भी हो गया, सेकंड लॉ हो गया। अब थर्मोकेमिस्ट्री बचा है, थर्मोकेमिस्ट्री में एंट्रोपी और जो रिएक्शंस है वो सारी चीजें हेस लॉ वगैरह वहां पे अपन कर लेंगे कवर।